नमस्कार, मैं शैलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिस्टोरिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काल विभाजन और नामकरण पर। अब देखिए, काल विभाजन और नामकरण, और ये किसका? तो हिंदी साहित्य का। तो इतिहास है और काल विभाजन, नामकरण, ये सब पढ़ने से पहले हम थोड़ा उसकी मतलब जो साधारण जानकारी है उसे हम देख लेते हैं। देखिए, काल विभाजन व नामकरण। काल विभाजन व नामकरण ये हमें पढ़ना है। अब देखिए, किसके अंतर्गत है? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी, अब देखिए इसको, अब देखिए हिंदी के बारे में। तो हिंदी हम लोग जैसे पढ़ते आए हैं पहले से कि हिंदी, हिंदी जो ये शब्द है, ये देखिए हिंदी शब्द कहाँ से आया है? ये फारसी शब्द है। इसका क्या होता था पहले? मतलब हिंदी नहीं था तो क्या था? सिंधु, है ना? फिर सिंध हुआ, फिर वही बाद में हिंद बना, और बाद में इक प्रत्यय लगा। कौन सा प्रत्यय? इक। इक प्रत्यय लगा, इक प्रत्यय लग करके वो बना हिंदी क। तो क बाद में विलुप्त हो गया, गायब हो गया, तो क्या हो गया? हिंदी। यानी हिंद का, हिंदी का अर्थ क्या है? हिंद का, या हिंद का रहने वाला, ऐसा। तो हिंदी, तो हिंदी शब्द के बारे में हमें पता चल गया। अब देखिए हिंदी। अब साहित्य, पहले साहित्य क्या है? देखिए, सधन हित। अब देखिए, सधन हित यानी कि ये सधन हित, ये क्या हो गया? स और हित, या समाज का स से, और हित, हित आप जानते हैं यानी भला चाहने वाला या भला सोचने वाला। तो साहित्य का अर्थ ये समझ सकते हैं आप साहित्य के बारे में। फिर देखिए है एक ये हितेन सहितम, हितेन सहितम ये नहीं, हलंत नहीं होगा इसमें। सहितम साहित्यस्य भावः इति साहित्यम। अब देखिए, ये क्या है? एक संस्कृत का श्लोक है। श्लोक या आप पंक्ति कह सकते हैं या उक्ति कह सकते हैं। देखिए, हिंदी क्या है? तो हिंदी क्या है कि हिंद से बना है। पहले सिंधु था, फिर सिंध हुआ, फिर हिंद, फिर हिंदी का मतलब पता हो गया हिंदी। तो आप लोग पढ़ते आए होंगे, इसलिए बहुत चर्चा नहीं करना है। देखिए, सहित, साहित्य का सहित यानी जो सबका भला चाहता हो या समाज का भला चाहता हो। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं तो सुने होंगे आप, साहित्य समाज का दर्पण है। ये पढ़े हम लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। और जैसे आप देखिए है, इसमें लिखा है हितेन साहित्यम, हितेन सहितम सहितम साहित्यस्य भावः इति साहित्यम। यानी क्या है? जो सबका मतलब हित का भाव करता हो, मतलब सोचता हो सबका कल्याण। अब देखिए साहित्य क्या है, ये तो पता हो गया, मतलब हमको जानकारी हो गई। अब देखिए साहित्य, देखिए दो चीज करता है। अब साहित्य क्या करता है? देखिए, पहला कि ये जो है कमियां बताता है। देखिए, साहित्य जो है कमियां बताता है। अब कमियां किसकी बताएगा? कमियां, अब देखिए कमी समाज का। अब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। शुक्ल जी कहते हैं ना कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो वही, अब देखिए, अब कमियां बताएगा, फिर सुझाव भी देता है। ये है आपका, कमियां भी देता है, बताता है, और सुझाव भी देता है।
यही है साहित्य। तो हिंदी माने हिंदी शब्द पे चर्चा हो गया मतलब। अब देखिए सहित, वही साहित्य, तो सहित हो गया, और ये बताया ना हितेन सहितम सहितम साहित्यस्य भावः इति साहित्यम। तो ये हो गया साहित्य के बारे में चर्चा हमने कर लिया। अब देखिए इसके बाद क्या है, अब हिंदी के बारे में तो पता हो गया कि हिंदी शब्द सिंधु से है, ये है, फिर शब्द बदलते गया और हिंदी आ गई। अब देखिए जो हिंदी हम बोलते हैं, तो क्या हिंदी एक भाषा है? हिंदी एक बोलियों का समुदाय है। क्या है? हिंदी बोलियों का समुदाय। अब इसे मिटा देते हैं, मतलब मिटा देते हैं। देखिए देखिए हिंदी, हिंदी तो पहले देखिए भारोपीय परिवार का है। भारोपीय, भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। अब देखिए ये क्या है, समुदाय जो है जितना भी, मतलब हिंदी बोलियों का जो है, बोलियों उसका एक समुदाय है हिंदी। अब इसको समझते हैं कैसे, देखिए अब हिंदी में जैसे तुलसीदास, अब तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि इनकी रचना विनय पत्रिका जो है ये ब्रज भाषा में है। अब रामचरितमानस, देखिए ये देखिए रामचरित मानस, ये क्या है? ये अवधी भाषा में है। और विनय पत्रिका, विनय पत्रिका जो है इनकी, ये ब्रज में है। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए कबीर के बारे में, कबीर के बारे में हम लोग को पता होगा कि पंचमेल खिचड़ी या धुकड़ी भाषा कहते हैं। अब इनके देखिए मीराबाई, मीराबाई, मीराबाई में हम लोग देखते हैं तो ये मारवाड़ी में भी रचना करती हैं और ब्रज भाषा में भी करती हैं। अब देखिए खुसरो, खुसरो जी जो हैं ये 3 भाषा में करते हैं, एक फारसी, एक खड़ी बोली, एक ब्रज भाषा। तो ये 3 भाषा है खुसरो जी, मतलब खुसरो जी। अब देखिए तुलसीदास, कबीर, मीराबाई, खुसरो। अब ये सूरदास, ये ब्रज में लिखे। तो क्या है, ये सब हिंदी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या है, हिंदी बोलियों का एक समुदाय है। तो ठीक है, ऐसे जो है ना कि हिंदी राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, संवैधानिक स्थिति, सब पे हम बाद में मतलब पढ़ेंगे, एक बना लेंगे वीडियो, उस पे आप लोग को मतलब समझा देंगे क्या है कैसे। तो इस पे जो तथ्य है केवल उसी को बताते हुए चल रहे हैं। तो हिंदी हो गया, हिंदी के बारे में पता हो गया। अब देखिए क्या है, अब हिंदी जो आया, हिंदी हिंदी शब्द ये है, हिंदी कैसे आया, ये सब बेसिक जानकारी, यानी कि साधारण, बहुत हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं, 12वीं से लगभग लगभग पता हो जाता है हम लोगों को ये सब। अब देखिए इसके आगे इसको मिटा देते हैं। देखिए अब हिंदी जो है कैसे आया, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? देखिए हिंदी का जन्म संस्कृत से हुआ है। मतलब संस्कृत की गोद में हुआ है, ऐसे समझिए, संस्कृत। देखिए संस्कृत, संस्कृत से फिर कहाँ गया? पाली गया, पाली, पाली है ना, पाली में हो गया, बदल गया। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत, प्राकृत से फिर क्या हुआ? अपभ्रंश हो गया, अपभ्रंश से फिर क्या हुआ? अवहट्ट हो गया, अवहट्ट हो गया। फिर क्या हो गया? हिंदी। तो देखिए ये जो है विकास का क्रम है, ये कैसे बढ़ा है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, फिर हिंदी। ये देखिए ये विकास का क्रम है। तो हिंदी शब्द के बारे में हमने जान लिया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के मतलब कैसे हुई है, व्युत्पत्ति। और फिर इसके बाद हम लोग समझें कि एक कौन से परिवार से संबंध रखती है हिंदी। तो फिर इसके बाद यहाँ हम लोग पढ़ें संस्कृत, पाली, ये विकास का क्रम। तो इतना हम लोग देख लिए। अब देखिए ये आर्य भाषा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं।
हिंदी। देखिए आर्य भाषा को थोड़ा सा देखते हैं। पहले जो ये था कि जब इसका विभाजन देखना होगा हमें। देखिए पहले ये है प्राचीन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए भारतीय न भी लगाएं तो भी ठीक है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा या आर्य भाषा, केवल आर्य भाषा इसको समझिए, भारतीय हटा दीजिए। प्राचीन आर्य भाषा देखिए प्राचीन आर्य भाषा में दो मतलब भाग में विभक्त हो गए। इसमें क्या क्या आता है देखिए, एक आता है वैदिक संस्कृत, एक हो गया वैदिक संस्कृत, एक हो गया लौकिक संस्कृत। अब देखिए वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है ये आपका 1500 ईसा पूर्व से ये होता है आपका 1500 ईसा पूर्व से ये शायद 1000 होगा, 1500 से ये 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। अब देखिए ईसा पूर्व, अब लौकिक संस्कृत है। तो लौकिक संस्कृत में क्या है, ये 1000 से ये 500 तक आया ईसा पूर्व। अब देखिए ये हो गया प्राचीन आर्य भाषा। अब इसका मतलब एक मोटे तौर पर जो है ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये 1500 से ये 500 है ना, हाँ 500 ईसा पूर्व तक ये प्राचीन आर्य भाषा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद हो जाएगा मध्यकालीन। मध्यकालीन आर्य भाषा, देखिए मध्यकालीन आर्य भाषा में क्या हो जाएगा, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, ये हो जाएगा आपका इसमें मध्यकालीन में। तो देखिए फिर आ जाएगा ये पाली। पाली का कितना है मतलब समय, देखिए 500 ईसा पूर्व से ये हो जाएगा 500 ईसा पूर्व से, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक, हाँ ठीक, 500 ईसा पूर्व से ये हो जाएगा 1 ईस्वी तक ये पाली। फिर देखिए प्राकृत, ये हो जाएगा 1 ईस्वी से आपका 500 ईस्वी तक। और ये हो जाएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश हो जाएगा 500 ईस्वी से, 500 ईस्वी से कितना होगा ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। अब देखिए एक अवहट्ट है, अवहट्ट के बारे में भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अवहट्ट ये तो लिखने में समस्या हो, देखिए देखिए अवहट्ट जो है ये आपका 950 ईस्वी से ये 1150 तक माना जाता है। ठीक, देखिए 950 से 1150, ये अपभ्रंश 500 है ना, 500 से 1000 ईस्वी, और ये 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, और पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और वैदिक संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। तो ये हो गया प्राचीन आर्य भाषा। अब देखिए मध्यकालीन हो गया, फिर आधुनिक देखते हैं हम। आधुनिक,
आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा में क्या है, तो आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी पढ़ते हैं तो पहले क्या है, पुरानी हिंदी, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक। देखिए 3 चरण है। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ये है ना पुरानी हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक, दिख रहा है ना, हाँ ठीक। देखिए पुरानी जो है ये 1150 से आपका 1350 ईस्वी ईस्वी में है अब, क्योंकि ईसा पूर्व तो वहीं खत्म हो गया, समाप्त हो गया, पाली के पास 1 ईस्वी, तो ये ईस्वी में है। अब मध्यकालीन में आते हैं तो ये 1350 से ये आपका आएगा 1850, और फिर आएगा 1850 से अब तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये हिंदी साहित्य का जो विकास है इसके बारे में। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौहठ, और इसके बारे में फिर हम लोग पढ़ लिए। फिर ये बटा हुआ है प्राचीन आर्य भाषा और मध्यकालीन आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा, तो तीनों के बारे में भी देख लिए हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा देते हैं, इसे नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि ये सब तथ्यात्मक चीजें हैं, लिखने से याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब देखिए, अब हिंदी क्या है, भाषा है, तो भाषा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हिंदी के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, हिंदी कैसे है, फिर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनका विभाजन पढ़ लिए, सब कुछ मतलब देखते हुए चल रहे हैं। तो अब हम लोग भाषा के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखिए ये भाषा, भाषा शब्द जो है, ये भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाष धातु, ये भाष धातु से बना है, ये भाष धातु। अब देखिए जब यही भाष धातु में, इधर होके लिखता हूं, देखिएगा आप लोग, ये जब भाष धातु में ये आधा, ये देखिए जब हलंत लगा हुआ है, ये पूर्ण अक्षर तो है नहीं, जैसे क अगर हम लोग पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर क, अगर इसमें पूरा, इसमें यानी कि अ का समावेश है, अगर यहाँ पर अ मिला हुआ है, इसमें शामिल है, अगर अ न मिला होता तो हम उसका उच्चारण न कर पाते। तो इसी तरह भाष, मतलब ये अभी पूरा मतलब पूर्ण तरह रूप से व्यंजन नहीं है। अब इसमें क्या है, देखिए भाष में जब हम अंग, ये जब प्रत्यय है, अब ये मत कहिए कि प्रत्यय क्या होता है, आप पीजी का एग्जाम देंगे तो इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। तो जब भाष धातु में अंग प्रत्यय जुड़ता है तब ये बनता क्या है, भाष पूरा। अब जब इसमें टाप प्रत्यय जुड़ता है भाष धातु में, इसमें जब टाप प्रत्यय ये जुड़ता है तब बनता क्या है, तब बनता है भाषा। अब देखिए भाषा, तो भाषा ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे बना हुआ है। तो ये केवल तथ्य ही बताएंगे, ढेर सारा लंबा नहीं ले जाएंगे कि कुछ भी यहाँ पे लिख दे और ढेर सारा बोझिल कर दे, बोझिल तरीके से नहीं कि पूरा तथ्य जो जरूरी है केवल उसी को, मतलब एक तरह से कॉन्सेप्ट हाँ दिमाग में चले कि पढ़ रहे हैं तो समझ में आना चाहिए। तो देखिए भाषा, तो भाषा क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपना विचार विनिमय करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है भाषा का, विचार विनिमय। तो वैसे तो ढेर सारी परिभाषाएं हैं, पतंजलि कहते हैं व्यक्त वर्णों की वाणी में ऐसे कुछ करके, फिर ये कहते हैं किशोरीदास वाजपेयी कि सांकेतिक शब्द समूह भाषा है, अर्थवान ये सुकुमार सेन कहते हैं अर्थवान कंठ से निश्चित ध्वनि ही। तो ऐसे ढेर सारी परिभाषाएं हैं, एक कुछ पाश्चात्य भी हैं और कुछ भारतीय भी है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि परिभाषा जो है ढेर सारे हैं, मतलब आप जो चाहे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए अब भाषा के बारे में ये हो गया, क्या बता रहे थे कि भाषा शब्द हो गया, हाँ विचार विनिमय। तो विचार विनिमय, इसका मुख्य काम क्या है, विचार विनिमय, विचार विनिमय मुख्य काम क्या है, विचार विनिमय भाषा का मुख्य काम विचार विनिमय। अब जैसे देखिए भाषा का ये हो गया 3 प्रकार, कौन कौन सा, एक होता है सांकेतिक,
सांकेतिक, सांकेतिक में हम लोग होता है ना, जैसे देखिए सांकेतिक में क्या है, रेल कहीं जाती है, ट्रेन, तो दूर से एक ग्रीन यानी सफेद, अरे हरा, हरा झंडी दिखा करके वो सिग्नल देता है उसे कि हाँ रास्ता साफ है या चलो जो भी। तो क्या है सांकेतिक। अगर कोई घर में पूछता है, घर में कोई है तो हम लोग इशारे में पूछते हैं, अगर इशारे में पूछते हैं तो सिर हिला दे, नहीं तो हम लोग बिना बोले समझ जाते हैं। तो क्या है, ये विचार विनिमय है। अब जैसे ये सांकेतिक तरीका, जैसे एक गूंगा आदमी है, वो पानी मांगे या कुछ भी, मतलब उसका जो अभिव्यक्ति है वो इशारों के माध्यम से ही होता है, तो ये हो जाएगा सांकेतिक। अब देखिए मौखिक, मौखिक तो आप लोग जानते होंगे। मौखिक में ये है कि हम लोग जो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे हैं बोल रहे हैं, तो ये मौखिक है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखित है। तो यही है, विचार विनिमय का जो जरिया है वो भाषा है, माध्यम जो है भाषा है। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो भाषा के बाद क्या है, अब देखिए साहित्य के बारे में चर्चा हो चुकी है। अब देखिए जो इतिहास लेखन है, ये इतिहास लेखन हम लोग पढ़ रहे हैं, काल विभाजन, तो भाषा के बारे में हो गया। अब इसे मिटा देते हैं। देखिए इतिहास क्या है, इस पे अभी परिभाषाएं कुछ हैं, आप देख लीजिएगा, पीपीटी में है, तो आप जब अभी हम चलेंगे तो दिखा देंगे। फिर इसके बाद हमें पढ़ना है इतिहास लेखन की समस्या। देखिए पहले इतिहास लेखन की समस्या, अरे काल विभाजन है और इतिहास लेखन की समस्या। जब कोई आदमी इतिहास लिखने बैठता है, तो मतलब बैठा होगा या बैठता है, तो उसके सामने कुछ चुनौतियां सामने आती है ना, कैसे लिखे। तो देखिए उसमें क्या है, कुछ है। देखिए अब इतिहास लेखन में पहले क्या होता है, समस्याएं क्या है। पहला प्रामाणिकता। देखिए जब आदमी इतिहास लिखने बैठता है तो वो इन बातों में उलझ जाएगा या उलझ जाएगा। क्यों, देखिए क्यों उलझेगा, इतनी ढेर सारी रचनाएं हैं, इतना ढेर सारा कृति है, उसमें ये आदमी मतलब सही तथ्य को नहीं खोज पाता है, सोचता है कौन सा अप्रमाणिक है कौन सा प्रमाणिक है। तो इसमें आदमी थोड़ा सा द्वंद में रहता है। तो ये एक बिंदु आप नोट कर सकते हैं कि इतिहास लेखन में मतलब क्यों समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्योंकि इतनी मतलब हिंदी साहित्य 900 1000 वर्षों का इतिहास है, उसमें ढेर सारी रचनाएं हैं, कृति हैं, लेखक हुए, मतलब इतना अधिक हो गए हैं, तो थोड़ा इसमें लगता है। अभी देखिए शुक्ल जी भी लिखे हैं, तो रासों में कुछ को संदिग्ध मानते हैं, कुछ को अप्रमाणिक मानते हैं, तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया प्रामाणिकता। अब देखिए दूसरा क्या है, इतिहास बोध। इतिहास बोध, देखिए इतिहास बोध यानी कि आपको एक इतिहास की समझ होनी चाहिए। अब इतिहास क्या है, इसकी परिभाषा भी है, इतिहास बोध एकदम जो तथ्य है केवल वही बता रहा हूँ कि इतिहास बोध होना चाहिए। और साहित्य का समझ, मतलब साहित्य की समझ, अगर आपको साहित्य की समझ नहीं है तो नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि आप कुछ चीज लिख रहे हैं और जैसे शुक्ल जी शामिल किए हैं बाद में, मतलब देखिए धर्म ग्रंथ को, मतलब जैसे जैन उनको जो था उनका धार्मिक ग्रंथ, उनको क्या बोले कि ये धर्म के श्रेणी में आते हैं, हटा दिए। ऐसे तो भक्ति काल में भी है, तो ये सब बाद में विवाद का कारण बना, मतलब लोग इस पे अपना प्रतिक्रिया दिए हैं, लिखे हैं किताब। तो देखिए क्या है कि वही शामिल करने का जो तरीका है, तो यह इतिहास बोध होना चाहिए। उसके बाद जो साहित्य का जो साहित्य की समझ है वो आपके पास होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप इतिहास नहीं लिख पाएंगे। फिर देखिए क्या है, काल विभाजन। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं काल विभाजन व नामकरण, तो दोनों है इसमें। काल विभाजन, काल विभाजन और नामकरण। देखिए काल विभाजन क्यों जरूरी है। 1000 साल का जैसे इतिहास है, अगर आप उसको पढ़ने बैठिएगा समझ में आएगा नहीं आएगा, इसलिए काल विभाजन जरूरी है। काल विभाजन करने से ये पता चलता है कि कौन सा काल में मतलब कौन सी घटनाएं हुई हैं, उस काल की प्रवृत्तियां कैसी थी, उस काल में सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, सबका मतलब एक आकलन कर सकता है आदमी। तो नामकरण काल विभाजन क्यों जरूरी है, और एक अध्येता के लिए एक सरल
बनाने के लिए भी जरूरी है। अगर आप काल विभाजन है तो आराम से पढ़ पाएंगे, पठन पाठन में थोड़ा सा आराम हो जाएगा। तो काल विभाजन। अब देखिए नामकरण के बारे में, तो नामकरण भी अगर नामकरण नहीं अगर हम करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा युग का कौन सी प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति के साथ साथ और भी चीजें हैं, तो कैसे पता चलेगा? तो नाम से ही पता चलेगा। तो नामकरण भी है, तो नामकरण काल विभाजन। अब देखिए मूल्यांकन और साहित्य का, देखिए इसमें क्या है, अब देखिए मूल्यांकन, फिर क्या है मूल्यांकन के बाद एक है साहित्यकारों का चयन, साहित्यकारों का चयन। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब ढेर सारे लिखे गए हैं इतिहास, तो इसमें कोई कुछ शामिल किया है, माने कुछ लोगों को छोड़ दिया है, कुछ लोगों को यहाँ पे महत्व दिया गया है, कुछ लोगों को कोई महत्व नहीं दिया है। तो ये है साहित्यकारों का चयन, तो चयन करना भी एक। फिर देखिए एक पद्धति का अनुसरण भी है, पद्धति का अनुसरण। अब देखिए पद्धति का अनुसरण आप लोग जानते होंगे कि वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, विधेयवादी, वही और वैज्ञानिक पद्धति, समाजशास्त्री पद्धति, ये पद्धतियां हैं इतिहास लेखन की। तो ये हो गया आपका समस्याएं जो हैं इतिहास लेखन की समस्याएं। ये समस्याएं, तो समस्याओं के बारे में हमें पता हो गया। अब देखिए जब ये सभी समस्याएं थी तो इसी मतलब ये इन्हीं समस्याओं को पूरा शामिल करिए, ये पूरे समस्याओं को, ये पूरे समस्याओं को शामिल करने के बाद मतलब एक निचोड़ निकाले, कौन? शुक्ल जी। मतलब इसमें सब कुछ शामिल कर दिए। कब? 1929। आप जान गए होंगे किसकी बात मैं करने वाला हूँ। रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। अभी इसके बारे में पीपीटी में है, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो केवल थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं कि जानकारी हो जाए। अब देखिए जब ये समस्याओं जितनी थी, मतलब समस्याएं थी, प्रामाणिकता, इतिहास बोध, काल विभाजन, नामकरण, मूल्यांकन, साहित्यकारों का चयन, पद्धति का अनुसरण, यानी कि मुख्यतः जितनी भी थी, ठीक, ये समस्या उनको एक समझ करके एक पुस्तक लिखे वो 1929 ईस्वी में। ये ईस्वी लिख लीजिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये काशी नागरी प्रचारणी सभा से निकली थी। पहले क्या था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, इनके बारे में जानते होंगे आप लोग। तो ये जो शुक्ल जी थे वो श्याम सुंदर दास जी के साथ मिल के काम कर रहे थे, लेकिन बाद में ये पहले ही छपवा लेते हैं किताब और वो छूट जाते हैं, तो बाद में कुछ होता भी है उन लोगों के बीच, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो फिर जब आचार्य शुक्ल जी इतिहास लिख देते हैं तो उसके बाद इतिहास लेखन की एक बाढ़ आ जाती है, सब लोग इतिहास लिखने लगता है, जिसको देखिए वही इतिहास लिखने बैठ जाता है। तो क्या है? इन्हीं की बात से। इनके पहले भी था इतिहास लेखन, लेकिन क्या था कि वो बोध नहीं था, इतिहास बोध नहीं था, ये सब समस्याएं थी उनमें, कालक्रम का ये अभाव और प्रवृत्तियों का, मतलब ढेर सारी चीजें हैं। तो ये समझने के लिए बस बता रहा हूं मैं, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए शुक्ल जी के बारे में तो चर्चा हो गया, ये किताब। अब देखिए इनको एक केंद्र बिंदु मान करके अध्ययन करते हैं लोग। शुक्ल युग तो नहीं, मतलब शुक्ल ही मानिए, हाँ शुक्ल युगीन करिए, और पूर्व शुक्ल युगीन या युग करिए, पूर्व शुक्ल, ये हो गया, ये पूर्व शुक्ल और शुक्ल युगीन, और एक शुक्लोत्तर। ये देखिए ये तीन भागों में हम लोग अध्ययन कर सकते हैं विभक्त करके।
अब देखिए पूर्व शुक्ल में, अब देखिए पूर्व शुक्ल की बात हम जब कर रहे हैं और ये शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर, तो अब देखिए ऐसा नहीं है कि इतिहास लेखन केवल शुक्ल जी लिखे तब से चल रहा है, ऐसा तो नहीं, इनसे पहले भी था। अब देखिए इसमें क्या है, पूर्व शुक्ल में हम लोग देखते हैं। जब पूर्व शुक्ल में हम लोग जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि एक होता था अनौपचारिक, यानी इसे कह दीजिए तो अव्यवस्थित, अनौपचारिक या अव्यवस्थित कह दीजिए, दोनों एक ही बात है लगभग, ठीक है। और एक है आपका औपचारिक, या व्यवस्थित। अब देखिए अनौपचारिक और औपचारिक, ये क्या है, पूर्व शुक्ल में शामिल है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अनौपचारिक अव्यवस्थित। देखिए मैं केवल तथ्य को बताते चल रहा हूँ, ढेर सारा बोझिल नहीं करना है कि आप लोग उब जाएं। तो ठीक है, अनौपचारिक और अव्यवस्थित में क्या आता है, आप लोग पढ़े होंगे। अरे ये नहीं सही है। भक्तमाल, कालिदास हजारा, कालिदास हजारा, भक्तमाल और भी है। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहब साहब गुरु ग्रंथ साहब। अब इसके साथ भी है 84 वैष्णवन की वार्ता। ओहो, क्यों ऐसा, 84 वैष्णवन की वार्ता, ये हो जाएगा 252 वैष्णवन की वार्ता। देखिए अब देखिए पूर्व शुक्ल में दो भाग में विभक्त हो गया, कौन सा, एक अनौपचारिक एक औपचारिक, या अव्यवस्थित या व्यवस्थित कर लीजिए, बात वही है, वही कहने पर। मतलब देखिए अब क्या है, भक्तमाल, भक्तमाल के रचनाकार कौन है, नाभादास। फिर देखिए क्या है, कालिदास हजारा, तो क्या है, कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। और गुरु ग्रंथ साहब, ये क्या है, अर्जुन देव, पांचवें गुरु थे सिखों के, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए 84 वैष्णवन की वार्ता में क्या है, 84 वैष्णव की वार्ता, ये कौन लिखा है, गोकुलनाथ ऐसे कुछ, हाँ गोकुलनाथ। तो 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों उन्हीं की रचना है। अब देखिए 252 में 252 शिष्यों की बात की गई है, लेकिन विट्ठलनाथ को आधार बनाया गया है, विट्ठलनाथ, विट्ठलनाथ। इसमें कौन है, वल्लभाचार्य। देखिए देखिए इसमें कौन है, वल्लभाचार्य, इसमें वल्लभाचार्य, इसमें विट्ठलनाथ। अब देखिए गोकुलनाथ जी के ये पिता थे विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ जी के पिता कौन थे, वल्लभाचार्य जी। अब जब वल्लभाचार्य जी की बात आ गई और विट्ठलनाथ जी की, तो आप जानते होंगे कि 1565, याद आया कुछ, 1565 में अष्ट छाप की स्थापना किए थे। अब देखिए अष्ट छाप में देखिए दो भाग में विभक्त हो गया था ना, ये देखिए इधर लिखते हैं, अष्ट छाप में एक वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी और विट्ठलनाथ। अब देखिए इसमें इसमें इनके 4 शिष्य थे, कृष्ण, कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास। देखिए इनके 4 शिष्य थे। अब इनके 4 शिष्य कौन कौन थे, देखिए गोविंद स्वामी,
ये हो जाएंगे छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास। एक कौन थे, थोड़ा स्मृति में नहीं आ रहा है। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास कौन थे, देख लीजिएगा, एक स्मृति में नहीं आ रहा है। सूर कृष्ण, परम कुंभन कृष्ण, ठीक है कि गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, देखिए हाँ नंददास। तो ये हो गए विठल नाथ जी के 4 शिष्य और वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य। तो ये चारों शिष्य हो गए और इनके बारे में देखिए ये कौन किसमें है, अभी अभी हम लोग अनौपचारिक की बात कर रहे हैं। अब देखिए गुरु ग्रंथ साहब के बारे में चर्चा हो गया। ये गुरु जो थे अर्जुन देव, ये 5वें सिखों के गुरु थे। अब वैष्णव की वार्ता, ये दोनों चर्चा हो गई। तो अब देखिए आते हैं व्यवस्थित वाले पर, इसको मिटा देते हैं हम। देखिए अब ये हो गया अनौपचारिक पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब औपचारिक पर देखते हैं, यानी कि औपचारिक। औपचारिक में जैसे देखिए कौन थे, एक गारसा दत्तासी, ये लिख रहे थे गारसा दत्तासी। फिर एक थे गारसा दत्तासी के बाद ये शिव सिंह सेंगर, ये लिख रहे थे। इनकी रचना क्या है, शिव सिंह सरोज, ये है ना द इस्तवार दलाल लिटरेटर ए हिंदुस्तानी वाला, ये तो शिव सिंह सेंगर। फिर आएंगे मिश्र बंधु और ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, इनकी रचना कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद, और ये हो जाएगा एक ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन, तो ये लोग थे औपचारिक लेखन में, तो ये शामिल हो गए थे, ठीक है। अब देखिए औपचारिक लेखन पूर्व के बारे में पता चल गया, ये तो हो गया, कौन कौन थे पता हो गया ना। अब देखिए काल विभाजन एवं नामकरण, जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो काल विभाजन, जब इतिहास का काल विभाजन हो रहा था तो नामकरण, उसका आधार क्या था, देखिए नामकरण का आधार, नामकरण का आधार कौन कौन सा, तो देखिए एक है ऐतिहासिकता, एक ऐतिहासिकता से मान लीजिए, एक सामाजिक सांस्कृतिक, एक सामाजिक सांस्कृतिक व राष्ट्रीय आंदोलन से मान लीजिए। देखिए तो ये हो जाएगा आपका पहला, ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। अब देखिए किसी व्यक्ति के नाम पर हो सकता है, जैसे कोई महान हो, जैसे है ना, तो व्यक्ति के नाम पर भी हो सकता है, व्यक्ति के नाम पर, ये समझने के लिए बता रहे हैं आप लोगों को। या इसे आप साहित्यकार समझ लीजिए, साहित्यकार, साहित्यकार के नाम पर। फिर देखिए चौथा, शासक व शासन का, हाँ शासक के नाम पर, यही समझिए। अब जैसे देखिए शासक के नाम पर है, फिर साहित्यिक प्रवृत्तियां, और ये शामिल कर लीजिए किसी राजनेता पर, साहित्यिक प्रवृत्तियां या किसी राजनेता के जीवन पे ऐसे मान सकते हैं आप। देखिए आराम से चलते हैं पढ़ते हुए। ऐतिहासिकता, ऐतिहासिकता में क्या है,
अब हम लोग नामकरण देखते हैं तो आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सब क्या है? ये ऐतिहासिकता। अब देखिए सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आंदोलन, तो भक्ति आंदोलन के नाम पे भक्ति काल समझ सकते हैं हम लोग। फिर देखिए व्यक्ति के नाम पर राज साहित्यकार, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, है ना, पढ़े ही हम लोग, तो वही है। फिर देखिए शासक के नाम पर, जैसे विक्टोरिया के शासन, एलिजाबेथ युग, ये सब देखिए इतिहास की बात है, लेकिन हाँ ये हिंदी में भी है, तो शासक के नाम पर हो गया। अब देखिए साहित्यिक प्रवृत्तियां, जैसे हम लोग प्रवृत्तियों के आधार पर देखते हैं ना, रीतिकाल, प्रगतिवाद, छायावाद, ये सब क्या है? प्रवृत्तियों के आधार पर है। तो देखिए फिर राजनेता के नाम पर, ये इतिहास में क्या, लेकिन ठीक है, गांधी युग, स्टालिन युग, ये सब है ना, तो ठीक है, ये नामकरण के बारे में हम लोग देख लिए। तो इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं पीपीटी पर। देखिए इतिहास, तो इतिहास शब्द इति है, आज से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ। शाब्दिक अर्थ को देखें तो पता चलता है कि इतिहास का संबंध अतीत से होता है, इसमें वास्तविक घटनाओं का सन्निवेश होता है। भारतीय पश्चात विद्वानों ने इतिहास के व्यापक स्वरूप की विवेचना की है। अब देखो इतिहास के बारे में बता रहा है कि इतिहास क्या है, तो ये शाब्दिक अर्थ ऐसा ही हुआ है, और क्या है, ये वास्तविक घटनाओं का सन्निवेश होता है। तो जो ध्यान देने वाली बात है, तो बस यही। देखिए हीगल एक इतिहासकार हुए हैं पाश्चात्य में, वो लिखे हैं, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण तथा संकलन मात्र नहीं है, अपितु इसके भीतर कार्य कारण संबंध विद्यमान है। तो देखिए हीगल का जो परिभाषा है, ठीक। अब देखिए गणपति चंद्र गुप्त, इनकी एक है ना संवेदना की विकास, हाँ नहीं, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये वैज्ञानिक इतिहास, तो उन्हीं के लेखक हैं ये। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार अतीत के किसी भी तथ्य या तत्व प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कि काल या विशेष कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहलाता है। ये कौन बता रहा है? एक गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार। देखिए कलिंगवुड ने कहा है, इतिहास धर्मशास्त्र या भूत विज्ञान की तरह एक चिंतन पद्धति है, एक प्रकार का शोध है, खोज है, अन्वेषण है। अब ऐसे गोविंद पांडे का है, आप देख लीजिएगा। तो ये इतिहास के बारे में है। नगेंद्र, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग हिंदी शब्द पे, साहित्य पर, सब पे चर्चा करते हुए आए हैं, तो कुछ छूटा नहीं है। भाषा भी, तो कैसे था भाषा का विभाजन, सब देख चुके हैं। तो देखते हैं, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा गया है कि आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित न रहकर नहीं किया जा सकता। उसकी विषयगत प्रवृत्तियों और शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए उसे संबंधित राष्ट्रीय परंपराओं, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियां, युगीन चेतना एवं साहित्यकार की वैयक्तिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण, विवेचन करना पड़ता है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, ये साहित्य तक सीमित न रहकर क्या है, प्रवृत्तियां, शैलीगत प्रक्रियाओं के स्पष्टीकरण के लिए। अब देखिए राष्ट्रीय परंपराओं का, सामाजिक वातावरण, आर्थिक परिस्थितियों, युगीन चेतना, साहित्यकार की वैयक्तिक प्रवृत्तियों का भी विश्लेषण, विवेचन करना पड़ता है। ये कौन कह रहा है? नगेंद्र जी। अब देखिए तेन, शुक्ल जी तेन का ही अनुसरण किए हैं, मतलब वो अपने विधेयवादी पद्धति को अपनाया है। तो तेन ने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में यह भली भांति स्पष्ट किया है कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन, विश्लेषण आवश्यक है। ये देखिए उनका कहना है। इसलिए उन्होंने जाति वातावरण क्षण, देखिए पूछता है, तो आप इसे देखिए याद करिएगा, जाति, वातावरण और क्षण, ये तीन पूछता है कि तीन का मतलब जो महत्वपूर्ण तत्व ये है कि किनको आधार बनाए, तो वही जाति, वातावरण, क्षण। देखिए साहित्य का इतिहास से समझने की चेष्टा है कि साहित्य की वाणी कब शिथिल हुई और कब यह सहज स्फूर्ति तथा उमंग से तरंगित हुई। ये पंडित गिरिजा शंकर शुक्ल जी ने कहा है। तो देखिए कुछ इतिहास की परिभाषाएं जिसे आपके सामने मैं लाया हूं, आप पढ़ लीजिएगा, उसे नोट्स बनाना हो तो बना लीजिएगा। फिर देखिए हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाए? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 7वीं सदी से स्वीकार किया है। देखिए 7वीं सदी से कौन कौन? शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधुओं ने 7वीं सदी से स्वीकार किया है। अब देखिए राहुल संकीर्तन ने 7वीं, देखिए, और सरहपात को हिंदी का पहला कवि माना है। ये देखिए सरहपात या सरहपा कहाँ से संबंधित है? सिद्धों से, तो ये करिएगा। देखिए जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभ कब से माना है? 10वीं शताब्दी।
तो 1300 हाँ 1050 से माना, 1050 ईस्वी से 1350, फिर 1350 से 1750, 1750 से 1900, 1900 से अब तक, यानी 1984, फिर अब वही समझ लीजिए। तो ठीक है, लेकिन शुक्ल ने जिन कृतियों के आधार पर अपने मत का निर्धारण किया उनका अस्तित्व भी संदेह की नजर में आ गया है। कुछ विद्वानों ने 12वीं सदी से हिंदी का आरंभ माना। देखिए कुछ लोग 12वीं सदी में, यानी सबका मतभेद है यहाँ, सब जितने विद्वान हुए अलग अलग तरीके से मान रहे हैं। अब देखिए गणपति चंद्र का उल्लेख किया जा सकता है, यहाँ देखिए गणपति चंद्रगुप्त यानी मानते हैं 12वीं सदी। उदयनारायण तिवारी, नामवर सिंह आदि विद्वानों ने हिंदी साहित्य एवं भाषा का आरंभ 14वीं शताब्दी से माना है। देखिए कुछ 7वीं से मान रहे हैं, कुछ 12वीं, कुछ 10वीं, कुछ 14वीं। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभ के संबंध में कई मत प्रचलित हैं, लेकिन 12वीं सदी को विद्वानों ने तर्क संगत एवं प्रमाणिक माना है। तो ये हो गया इतिहास के बारे में कि जितने विद्वान थे उनका कौन कौन सा मत था, वो इतिहास जब प्रारंभ होता है कब से मानते हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे प्रमाणिक और सुव्यवस्थित काल क्रमानुसार लिखा गया इतिहास है। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था, जिसे बाद में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 ईस्वी में प्रकाशित कराया। तो ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या है कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो लिखे हैं ये एक मील का पत्थर है। आप अगर हिंदी साहित्य पढ़ेंगे या जितने लोग हुए हिंदी साहित्य का इतिहास, शुक्ल जी की किताब को बिना पढ़े वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इतिहास लेखन में देख लीजिए, जब ये इतिहास लेखन किए, जब ये 1929 में, तो इसके बाद सब इतिहास लेखन में ही उतर आए, ढेर सारे मतलब इतिहास लिखने लगे लोग। तो वही है, तो सबसे जो सटीक है, जो बहुत व्यवस्थित तरीके से है और एक तरह से प्रमाणिक सुव्यवस्थित कहिए तो यही 1929 हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में पहले वो लिखा गया था, जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित किया गया। तो ये हो गया। अब देखिए एक शुक्ल जी बताते हैं, ये उनका एक है कोटेशन यानी पंक्ति। अब इसको देखिए कि साहित्य क्या है। प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। देखिए प्रत्येक देश के साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। अब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये शुक्ल जी की कथा, ये पेपर में ऐसे उठ के आता भी है डायरेक्ट। तो देखिए ये क्या है, ये बता रहे हैं कि जैसे जैसे देश में जहाँ के लोग हैं वहां के मतलब ये लिखा है ना कि देखिए ये जनता की चित्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन सा साहित्य, जैसे जैसे जनता का मतलब जो जनता की जो चित्रवृत्ति है वो अगर बदलेगी तो साहित्य भी बदल जाएगा। जैसा परिवेश होगा वैसा ही साहित्य लिखा जाएगा ना। तो वही बात कर रहे हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब होता है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्रतिबिंब, जनता का प्रतिबिंब। जैसे साहित्य समाज का दर्पण है, ये महावीर प्रसाद कर रहे हैं, तो यही देखिए वही मिलता जुलता बात है कि संचित प्रतिबिंब है ना होता है। ठीक, अब देखिए राम कुमार वर्मा ने अपने शोध प्रबंध में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ था, में हिंदी साहित्य के स्रोतों के रूप में अंतः एवं बाह्य साक्ष्य। देखिए जैसे है ना, हम लोग पढ़े भी औपचारिक अनौपचारिक, तो कुछ इसी में हम बढ़िया से व्यवस्थित तरीके से लाया हूँ। आप लोग देखिएगा एकदम एक तरह से एकदम तथ्य के रूप में, और बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, इतना आप निश्चिंत रहिएगा अगर आप इसे एकदम धैर्य पूर्वक देख लेते हैं तो। अब देखिए है, अतः साक्ष्य के अंतर्गत उपलब्ध सामग्री में आधारभूत कृतियों एवं ग्रंथों, ये तो पढ़ लीजिएगा, तो ये जो जरूरी है बस। देखिए अंतः साक्ष्य में है 84 वैष्णवन की वार्ता, 200 वैष्णवन की वार्ता, पंडित गोकुलनाथ, सन 1568। अब देखिए पंडित गोकुलनाथ भट्ट गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 7 पुत्रों में से चौथे पुत्र थे। अभी हमने चर्चा किया कि उनके पुत्र थे, और विट्ठलनाथ जी के पिता कौन थे? वल्लभाचार्य जी। देखिए ये दोनों ग्रंथ वार्ता साहित्य के अंतर्गत आते हैं, जो ब्रिज भाषा नहीं ब्रज होगा, ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य का नमूना है। अब देखिए जब ये बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखिए साहित्य में हम लोग पढ़े हैं, तो साहित्य में थोड़ा सा भी चर्चा कर ले एक मिनट। देखिए 3 प्रकार का होता है, एक होता है गद्य, एक होता है पद्य, एक होता है चंपू काव्य। देखिए गद्य, पद्य, चंपू काव्य। तो गद्य में क्या होता है?
पद्य में तो देखिए होता है ये प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक, और गद्य में क्या होता है, एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है। श्रव्य और दृश्य दिख रहा है आप लोगों को? हाँ ठीक। एक श्रव्य होता है, एक दृश्य होता है। और पद्य में क्या है, प्रबंध काव्य और मुक्तक। अब चंपू काव्य में मानी गद्य और यानी कि गद्य और पद्य दोनों मिला हुआ होता है। एक यशोधरा मैथिलीशरण गुप्त जी की एक कृति है, आप उसे चंपू काव्य कह सकते हैं, वो है ही। तो गद्य पद्य। अब श्रव्य में क्या आता है, श्रव्य यानी सुनना, तो कौन सा, कहानी, उपन्यास, ये सब हम लोग सुनते हैं, जीवनी, यात्रा वृत्तांत, ये सब। और दृश्य में कौन सा आता है, नाटक, एकांकी, वीथी, भाड़, ये सब। तो हम इसे देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं ये तथ्य था इसलिए बता दिए। अब देखिए ब्रज भाषा के प्राचीन गद्य का नमूना है 84 वैष्णव की वार्ता में महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन वृत्त मिलता है, और इसमें 252 शिष्यों का परिचय मिलता है। तो ठीक है। अब देखिए भक्तमाल, ये हम लोग अनौपचारिक में देखे थे, भक्तमाल 1585 ईस्वी। अब देखिए एक पंक्ति है, अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाऊं, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊं। तो ये इसमें शामिल किया गया था, मतलब कर लिया हूं, आप लोगों को पता रहे, हो सकता है। देखिए भक्तमाल में नाभादास ने 200 भक्त कवियों देखिए का जीवन परिचय दिया है, और यह भक्तिकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना है, यानी कि भक्तिकाल के सबसे प्रमाणिक ग्रंथों में से एक है ये। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले भक्तों का परिचय है। उसके दो उत्तरार्ध में मध्यकालीन भक्तों और संतों का संक्षिप्त परिचय है। नाभादास अग्रदास जी के शिष्य थे। भक्तमाल की प्रथम टीका प्रियदास ने भक्ति रस बोधिनी नाम से लिखा। अब देखिए भक्त क्या है, शायद इसका टीका ये भक्तमाल का टीका वो लिखे हैं हरि राय जी भाव प्रकाश के नाम से। देखिए गुरु ग्रंथ साहब सन 1604 ईस्वी। देखिए जितना तथ्य है सब आपके लिए लाया हूं, तो आप इसे देखिएगा, छोड़ के जाइएगा नहीं। गुरु अर्जुन देव ये 5वें सिखों के गुरु थे। इसमें क्या है, 15 संतों भक्त कवियों के पदों का संकलन है गुरु ग्रंथ साहब में। देखिए किनका किनका है, नामदेव जयदेव है ना, गीत गोविंद लिखने वाले, तो ना वही है। त्रिलोचन संत रैदास या रविदास, संत धन्ना, संत पीपा, संत सैना, संत सदना, संत भीखन, वेणी, रामानंद, परमानंद, कबीर और सूरदास। ये देखिए इतने लोगों का मतलब जो है 15 लगभग, तो इनका जो है पद संकलित है इसमें गुरु ग्रंथ साहब में। कबीर के सर्वाधिक 224, देखिए कबीर दास जी के सबसे ज्यादा, ये तथ्य है। अब देखिए मूल गोसाई चरित सन 1630 ईस्वी, बाबा बेनी माधव दास। देखिए तुलसीदास के जीवन के साक्ष्य इस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, यानी तुलसीदास जी पे आधारित है। अमृतलाल नागर रचित उपन्यास मानस का हंस का मूल आधार यही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भक्तमाल क्या है, भक्त नामावली सन 1636 ईस्वी, ध्रुवदास संपादन करते हैं, राधा कृष्णदास। अब देखिए 124 भक्त, 114 दोहों में वर्णन है। फिर देखिए इसके रचना के संबंध में ये है, रसिक भक्त भूतल धने, लघुमती क्यों कहीं जाहि, बुद्धि प्रमाण गोय कछु, जो आय उर्माहि। उर्माने हृदय शब्द है। अब ये ध्रुवदास की एक पंक्तियां हैं। अब देखिए काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रयासों से इंडियन प्रेस प्रयाग से इस ग्रंथ का प्रकाशन 1928 में किया गया। तो देखिए 1928 में प्रकाशन किया गया, और इंडियन प्रेस, ये महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देख लीजिएगा। देखिए कवि माला, ये तुलसी, वो तुलसीदास वाले नहीं, ये तुलसी दूसरे हैं। अब देखिए कालिदास हजारा, ये 1698। देखिए सब तथ्य है, याद करना होगा, नोट्स बना लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। कालिदास त्रिवेदी। अब देखिए 212 कवियों के बारे में 1000 यानी है ना 1000 पद्य संकलित हैं। शिव सिंह सेंगर ने कवियों का काल निर्णय एवं उदाहरण इसी ग्रंथ से लिए हैं। ठीक है, ये देखिए रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में बोलते हैं, कालिदास हजारा के बारे में, कि कवियों के काल आदि के निर्णय में यह ग्रंथ बड़ा उपयोगी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल बोलते हैं। अब देखिए काव्य निर्णय कवि भिखारीदास, सतकवि गिरिविलास, ये बलदेव बघेलखंडी, 17 कवियों का परिचय, ये सब देख लीजिएगा। देखिए ये है कवि नामावली, कवि सूदन, ये अंतःसाक्ष्य में है ना, सिंगार सरदार कवि। देखिए सुब्बा सिंह उर्फ श्रीधर, सिंगार संग्रह, ये महत्वपूर्ण सरदार कवि,
रस चंद्रोदय 1563, ठाकुर प्रसाद, कवित्र रत्नाकर, मतादीन मिश्र, ये सब जो जरूरी चीज है आप देखते चलिएगा। अब देखिए दिग्विजय भूषण, गोकुल प्रसाद ब्रज, सुंदरी तिलक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर अभी हम लोग देखेंगे। कवि रत्नमाला देवी प्रसाद मुंशी, ये पढ़ लीजिएगा। संतवाणी संग्रह, संतों की बानी 1915, अधम, सुक्ति सरोवर, लाला भगवान दीन, देखिए सब तथ्य बहुत कम मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, अब पढ़िए। सिलेक्शन ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये लाला सीताराम, तो ये है 25 अंत और 10 बाहर थे, तो इसमें कुछ है कुछ नहीं है। देखिए एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टॉड, ये देख लीजिए। काशी नागरी प्रचारणी सभा की रिपोर्ट, ये क्या है, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हीरालाल और मिश्र बंधु, यानी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, तो ये है। अब राजस्थान से हिंदी हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, मोतीलाल मुनारिया होगा। गोरखनाथ एवं एंड कनफटा योगीज, ये जॉर्ज वेस्टर्न ब्रिक्स, तो कुछ ये है। अब देखिए हम लोग आ गए पद्धतियों पर चर्चा करेंगे। तो ये था, जैसे हम लोग अभी पढ़े ना औपचारिक अनौपचारिक, तो थोड़ा सा बहुत देख लिए किताबों के बारे में, अब पद्धतियों के बारे में देखेंगे। वर्णानुक्रम पद्धति, इस पद्धति में इतिहास लेखक कवियों का परिचय वर्णमाला के क्रम के आधार पर देते हैं। अब देखिए जैसे वर्णमाला के क्रम पर जैसे हम लोग शब्दकोश उठाते हैं तो ए बी सी डी ऐसे क्रम होता है, वैसे अकरादि क्रम हिंदी में, तो ये है वर्णमाला के क्रम पर। इतिहास लेखन की सर्वाधिक अविकसित पद्धति है, देखिए ये क्या है, सर्वाधिक अविकसित पद्धति है। इस पद्धति का प्रयोग गार्सा दत्तासी रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेट्यूर तो होगा। एंदोई ए हिंदुस्तानी, देखिए अब क्या है, एंदोई ए हिंदुस्तानी है ना, एंदोई यानी हिंदी, हिंदवी को बोलते हैं, और हिंदुस्तानी यानी उर्दू भाषा को, तथा शिव सिंह सेंगर रचित शिव सिंह सरोज में भी हुआ है। अब देखिए इस पद्धति में दोष क्या है, इस पद्धति में लिखे गए इतिहास ग्रंथ साहित्य कोश के समान लगते हैं। क्या है, साहित्य का कोश। यह पद्धति सर्वाधिक अनुपयोगी एवं दोषपूर्ण है। तो ये पद्धति के बारे में पता चल गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी पद्धति है, इस पद्धति में कवियों और लेखकों का वर्गीकरण ऐतिहासिक तिथि क्रम के आधार पर किया गया है। अब देखिए इस पद्धति का प्ररचित देखिए ग्रंथ जो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जॉर्ज ग्रियर्सन, और मिश्र बंधु विनोद, ये मिश्र बंधु है ना। और इसमें क्या है, युगीन परिस्थितियां तथा कवियों की प्रवृत्तियां इस पद्धति में स्थान नहीं पा सकी। अब देखिए युगीन परिस्थितियों को छोड़ दिए, लेकिन सर्वप्रथम जो इतिहास का प्रयास जो किया था वो कौन किया था, ये किए थे आपका गार्सा द तासी जी, फ्रेंच भाषा में। लेकिन ये जो जॉर्ज ग्रियर्सन है ये लिखे थे, ये एक ढांचा दिए इतिहास का। तो ठीक है, पद्धति देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो पढ़ेंगे। देखिए विधेयवादी पद्धति, विधेयवादी पद्धति में क्या है, इस पद्धति के जनक हिप्पोली एडॉल्फ टेन है, यानी इस पद्धति के जनक टेन है, पूरा नाम है उनका। इस पद्धति में साहित्य संबंधी आंकड़े एकत्र करने के साथ साथ तदयुगीन वातावरण, परिस्थितियों तथा जातीय परंपराओं का विश्लेषण किया जाता है। बताया ना भी कि जाति, वातावरण, ये तीनों को ध्यान में रखा जाता है। इस पद्धति पर रचित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए ये बहुत जरूरी है। नलिन विलोचन शर्मा, हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं, ग्रियर्सन है। ये कौन बोलता है, नलिन विलोचन शर्मा जी। अब देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा क्या है, एक पुस्तक है, तो ये महत्वपूर्ण था। अब देखिए वैज्ञानिक पद्धति, तो इस पद्धति में इतिहासकार निरपेक्ष होकर रहकर ये तथ्यों का संकलन करता है और तटस्थ होकर अपना इतिहास लिखता है, तो व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है। इस पद्धति में क्रमबद्धता एवं तर्कपुष्टता अनिवार्य होती है। इस पद्धति पर वैज्ञानिक इतिहास लिखा गया है 1965 है ना, ये गणपति चंद्र गुप्त जी लिखे हैं, तो ये देख लीजिएगा आप। फिर देखिए समाजशास्त्री पद्धति है, यह पद्धति मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित है, भौतिकवाद पर। इस पद्धति में कवियों और लेखकों का मूल्यांकन जनहित की कसौटी पर किया जाता है, यानी कि जनता के हित में कितना है। इस प्रणाली का प्रयोग डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया है। ठीक है, अब देखिए अभी हम लोग कहाँ हैं, अब देखिए गार्सा द तासी जी के बारे में। ये फ्रेंच विद्वान है। साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है,
इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, एंदुई हिंदी को कहते हैं और हिंदुस्तानी उर्दू को कहते हैं। प्रथम संस्करण भाग 1 1839 ईस्वी में आया और भाग 2 1847 ईस्वी में आया। ठीक, अब देखिए द्वितीय संस्करण भाग 1 और 2 भाग 1870 में आया और भाग 3 1871 में आया। तो ये है, ठीक है, ये प्रथम संस्करण भाग 1 1800, हाँ ठीक है। तो ठीक है, इस ग्रंथ का प्रकाशन द आरिएंटल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, द आरिएंटल ट्रांसलेशन कंपनी ग्रेट ब्रिटेन व आयरलैंड द्वारा किया गया। ये जरूरी है, आप देख लीजिएगा, इसे टेढ़ा हो गया, इसको मिटा लीजिए इसको, लेकिन आप इसे लिख लीजिएगा। फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी का प्रथम साहित्य ग्रंथ है। देखिए प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ। अब देखिए इस ग्रंथ में 738 कवि शामिल किए गए हैं, जिसमें 22 कवि हिंदी के और शेष उर्दू के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को वृत्त संग्रह कहा। वृत्त संग्रह यानी कि वृत्त क्या होता है, एक गोला, और इस समय के जो रचनाकार थे किसी भी जीवन मतलब लिखते थे किसी भी कवि को, तो उसी के परिधि बनाकर घूमते रहते थे, वृत्त यानी गोलाकार। तो इसी तरह क्योंकि ये योगिन परिस्थिति और काल विभाजन ये सब मतलब जो पैमाना था उस पर नहीं लिख पाते थे, तो इसीलिए इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। देखिए इस ग्रंथ में हिंदी प्रथम कवि अंगद तथा अंतिम कवि हेमंत पंत है। इस ग्रंथ की बात है। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 ईस्वी में किया। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैं किया, जिसका प्रकाशन हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद ने किया। ग्रंथ में 358 कवि शामिल किए, जिसमें 220 कवि हिंदी कवि के थे, हाँ हिंदी कवि। तो ये हो गया गारसा द तासी जी के बारे में। अब देखिए मौलवी करीमुद्दीन, इनकी जो साहित्यिक ग्रंथ है वो क्या है, तजकिरा ई शुअरा ई हिंदी 1839 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ को ताशी के ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद माना जाता है। देखिए माना जाता है, अभी आप लोग जब पढ़ेंगे तो एक और है इनका अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय किए हैं, और ये तो वो भी है और ये भी माना जाता है। इस ग्रंथ में 1004 कवि शामिल हैं। देखिए इस ग्रंथ में 1004 कवि शामिल हैं, जिनमें 62 कवि हिंदी के हैं। ताशी ने अपने ग्रंथ के द्वितीय संस्करण में इस ग्रंथ का सहारा लिया। देखिए ताशी ने अपने ग्रंथ में द्वितीय संस्करण में इसका सहारा लिया। कवियों के जन्म मरण संबंध, उनके व्यक्तिगत जीवन तथा काव्य संग्रहों के संबंध में निरूपण करने में इस ग्रंथ को आंशिक सफलता मिली। तो ये हो गया करीमुद्दीन के बारे में, किताब के बारे में और जो तथ्य थी। अब देखिए महेश दत्त शुक्ल के बारे में। महेश दत्त शुक्ल के बारे में क्या है कि भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, ये हो गया। यह ग्रंथ कवियों का जीवन परिचय तो प्रस्तुत करता है, किंतु एक व्यवस्थित साहित्य इतिहास की तरह नहीं लगता। तो ये हो गया 1873। अब देखिए शिव सिंह सेंगर के बारे में। अब शिव सिंह सेंगर में क्या है, उनका एक रचना है शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी। देखिए ये प्रकाशन वर्ष और तथ्य चीजें याद करते चलिए। इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हो चुका था, किंतु वह व्यवस्थित तथा अपूर्ण होने के कारण इसका पुनः प्रकाशन 1883 ईस्वी में किया गया। हिंदी में लिखा गया ये हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। हिंदी में लिखा, देखिए इतिहास ग्रंथ लिखे थे वो फ्रेंच में लिखे, यानी कौन, ताशी, गारसा द ताशी। इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम प्रस्थान बिंदु कहा जाता है। प्रस्थान बिंदु, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप देख सकते हैं। इस ग्रंथ के लेखन में शिव सिंह सेंगर ने सर्वाधिक सामग्री का उपयोग कालिदास हजारा से किया। अब देखिए कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। इस ग्रंथ में भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, तो ये देख लीजिए। अब देखिए ताशी ने जहां अपने ग्रंथ में अंग्रेजी वर्णक्रम है ना, वर्णाक्रम वही वर्णक्रम का प्रयोग किया, वहीं शिव सिंह सेंगर ने ये वर्णानुक्रम वही अक्षरादिक्रम से हाँ वही है। शिव सिंह सेंगर ने कवियों का विवरण हिंदी के वर्णक्रम से किया, अक्षरादिक्रम से। तो कौन सा पद्धति हो गया, ये वर्णानुक्रम वाले में। अब इस ग्रंथ में 1003 कवियों का वर्णन मिलता है, सभी हिंदी के, और इस ग्रंथ का प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने किया, मतलब से किया, चाहे से हुआ होगा, ये गलत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को भी वृत्त संग्रह कहा। अब देखिए इसको क्या कहा, बड़ा वित्त संग्रह, शायद यह अंत में है, पीपीटी में लगा है, बड़ा वित्त संग्रह।
तो ये कवि शिव सिंह सरोज ने हिंदी की जड़ तक पहुंचने के लिए पुष्य या पुण्य को प्रथम कवि, देखिए ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कवियों को शताब्दी के अनुसार अलग अलग करने का प्रयास किया गया है। 687 कवियों की तिथियों का उल्लेख इस रचना में मिलता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में है। साहित्यिक ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये वर्नाकुलर, देखिए ये वर्नाकुलर क्या है पता है आप लोग को? ये बोली के बारे में बता रहे हैं। ये जो आए थे भारत में, ये भाषा का सर्वेक्षण करने के लिए आए थे। ये भाषा का सर्वेक्षण करें, मतलब किए, और तब उनको मतलब आभास हुआ कि हमें लिखना चाहिए, तो ये लिखे। देखिए अब द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ। देखिए 1889 में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में पुनः प्रकाशन। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास लेखन में सर्वाधिक सामग्री कहाँ से ली? शिव सिंह सरोज से। अब देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ में 952 कवियों का परिचय मिलता है, जिसमें से 886 कवि, देखिए ना 886 कवि शिव सिंह सरोज से, तो वह 66 कवि नए लिए गए, सभी कवि हिंदी के हैं। देखिए ग्रियर्सन ने प्रथम बार साहित्य का इतिहास लेखन में काल विभाजन का प्रयास किया। यही बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि पहले के लोग काल विभाजन नहीं कर रहे थे और ये काल विभाजन कर दिए, एक ढांचा तैयार कर दिए ग्रियर्सन जी। तो देखते हैं आगे। अब देखिए जो 11 अध्याय है, ये 12 है, 12 समझिए इसको, एक विविध के रूप में आता है, लेकिन 11 देखिए। अब देखिए ये लोगों को याद नहीं होता है, याद नहीं होता है, इसे आप अपने से कोशिश करिए कि याद हो। एक तो कुछ लड़के होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, ये बता रहा हूँ कि कुछ लोग रट जाते हैं, और रटना अच्छी बात है, कोई बुरा भी नहीं है, क्योंकि पेपर में अब रट जा रहे हैं, तो पेपर में आप सही कर लें तो और क्या चाहिए। तो देखिए पहला क्या है? चारण काल, ये आप याद कर लीजिए, चारण काल रटना ही होगा आपको। ये 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। अब इसके बाद देखिए, जैसे मैं याद किया हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग अगर समझिएगा, ये कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन याद करने के लिए है। जैसी की प्रेम कविता। अब देखिए इसे पुनर्जागरण, पुनर्जागरण की बात हो रही है, तो पुनर्जागरण के लिए एक मालिक चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए जो उसका नेता हो, मालिक। तो हम नेता को मालिक से रिलेट कर रहे हैं, तो मालिक यानी मालिक, मालिक, तो मलिक मोहम्मद जैसी। तो देखिए जैसी की प्रेम कविता, देखिए जो क्रम भूल जाता है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जैसी की प्रेम कविता हो जाएगा, या मलिक से, मलिक, मलिक या मालिक से याद कर लेंगे, मालिक या मलिक करके तो याद हो जाएगा। अब देखिए प्रेम कविता, जब प्रेम की बात आ रही है, तो प्रेम सबसे ज्यादा हम लोग पढ़े हैं, तो प्रेम काव्य हो तो कौन है, किसके बारे में? तो सबसे ज्यादा प्रेम कृष्ण जी के बारे में आप समझिए कि उनकी चर्चा है, तो प्रेम, और कृष्ण जी से चर्चा हो रही है, तो राधा कहाँ की थी? तो ऐसे आप समझ लीजिए ब्रज। तो मतलब या ऐसे समझिए कि प्रेम कविता कृष्ण जी में जितना भी काव्य लिखा गया है वो ब्रज भाषा, तो ब्रज, तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर देखिए मुगल दरबार तुलसी, ये रटना होगा, ये 5वें नंबर पर है ना, 1 2 3 4 5, तो 5, हाँ 5 मुगल दरबार में आए, ऐसे याद किया हूं मैं, लेकिन आप जैसे याद करिए। और तुलसीदास जी को, ये तुलसीदास जी का मतलब एक ये पूरा एक काल बना दिया जैसे अध्याय। तो तुलसीदास जी इनको इसलिए पसंद आए कि जो ये तुलसीदास जी की राम मतलब रचनाएं जो देखे, इनको इनसे तुलसीदास जी से वो प्रभावित हो गए ग्रियर्सन जी, क्योंकि वो ईसाइयत मतलब पूरा ईसाई थे। तो ईसाई में जैसे कहा गया है कि नारी को अच्छे से रहना चाहिए, आदर्शवादी बात कहीं, वैसे यहाँ पे देखें हिंदू सनातन धर्म में इसमें कुछ बातें, तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए वो तुलसीदास जी को एक अध्याय के रूप में यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित थे उनपे। ग्रियर्सन तुलसीदास जी पे एक शोध भी किए, मतलब लिखे भी हैं। अब रीति काव्य, ये रटना होगा आपको यहाँ 3। अब देखिए तुलसीदास जी के बाद रीति काव्य, फिर अन्य परिवर्ती कवि। अब देखिए 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, ये देखिए इतिहास से रिलेट करके आप पढ़ सकते हैं। 18वीं शताब्दी याद हो जाएगा। कंपनी के शासन के, अब देखिए 18वीं शताब्दी के बाद ही तो आता है कंपनी के शासन, तो आप ऐसे करिए कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और फिर जब कंपनी के बाद विक्टोरिया, सीधे रानी के पास, तो विक्टोरिया के शासन का, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। 11 है, एक विविध होता है 12, तो विविध कहीं मिलता है नहीं मिलता, लेकिन याद कर लीजिए 12वां विविध। तो ये है आपका 12 ये ग्रियर्सन का विभाजन। अब देखिए मिश्र बंधु, मिश्र बंधु साहित्यिक ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद, प्रकाशन कब है? 1913, भाग 1 2 व 3, ठीक। अब 1934 भाग 4।
मिश्र बंधु 3 भाई थे। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्र बंधु कितने भाई थे, नाम बताइए, कौन से नहीं है, कौन से हैं, ऐसे प्रश्न आता है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, तीनों याद करना होगा। इस ग्रंथ में इतिवृत्तात्मक तथा तुलनात्मक पद्धति से कवियों का वर्णन किया गया है। अब यह ग्रंथ परंपरागत रूप से लिखा गया है, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहलाता है। अब देखिए मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश को भी हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल किया है। ये देखिए इस ग्रंथ में 4591 कवियों का उल्लेख है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें क्या कहा, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। अब देखिए मिश्र बंधु विनोद के बारे में, विनोद यानी चला है ना, विनोद के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो विनोद कौन है, विनोद यानी हंसी या हंसी पूर्ण यानी उमंग वाला काम या खुशी से आदमी करता हो, तो विनोद ये उल्लास में, ये खुशी से किए अपने मनोरंजन के लिए के विनोद पूर्ण, तो ये इसीलिए विष्णु बंधु विनोद है। तो परिश्रमी संकलन करता कहा शुक्ल जी। इस ग्रंथ को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा, बड़ा भारी संग्रह। क्या है कि ये ढेर सारे कवियों को, देखिए ना 5000 लगभग कवि हैं, तो पूरा संकलन करते गए, बहुत मेहनत से जुटाए, घूम घूम करके पूरा संरक्षण करके बढ़िया से। इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ की पूर्व पीठिका कहा जाता है। तो देखिए जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो लिखे हैं पुस्तक, तो वो बताए हैं कि मैं कहाँ से लिया हूँ। तो ये शिव सिंह सेंगर ये है ना, उससे भी लिए है, सरोज से, मिश्र बंधुओं से भी लिए है, ये तो लिखा हुआ है सब। अब देखिए इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में बांटा है। अब देखिए आरंभिक काल, ये आगे पीछे हो गया है। आरंभिक काल देखिए पूर्वारंभिक, उत्तरारंभिक, तो ये 743 से 1343 और 1343 से 1443, ये आपका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ये आरंभिक काल। माध्यमिक काल में पूर्व है, फिर प्रौढ़ है, तो फिर क्या है, ये देखिए 1545 से 1560 और फिर 1561 से लेकर के 1680, ये फिर देखिए अलंकृत काल और पूर्व। देखिए अलंकृत में ये यही पूछता है कि कौन रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, प्रश्न देखिए यहीं से आता है, तो प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आएगा। देखिए पूछा है प्रौढ़ काल, पिछली बार पूछा था, प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा देखिए, तो यही सब है। तो आप अगर लिखते चलेंगे तो आप अच्छा करेंगे। उत्तरालंकृत और पूर्वालंकृत, अब देखिए पूर्वा में क्या है, पूर्व में तो 1680 से 1790, फिर 1791 से ये है आपका 1800 क्या है 99, नहीं 99 नहीं होगा, 89 होगा, 1889। परिवर्तन काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल, ये 5 भागों में विभक्त किए हैं। तो देखिए परिवर्तन 1890 से 1925 और 1926 से अब तक, तो ये आपका हो गया मिश्र बंधु का विभाजन। अब मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, ये देखिए प्रश्न आता है, ये है अलंकृत काल, तथा उसकी समयावधि 1681 से 1889 बताई। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न के नाम से 1910 ईस्वी में एक रचना लिखी, जिसमें देव और बिहारी के विवाद को जन्म दिया, जो आगे 10 वर्षों तक चलता रहा। देखिए जो तथ्य एकदम सही लाया हूं, बहुत बढ़िया। तो दोष, नामकरण एक ही पद्धति पर नहीं, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में स्थान दे देना, क्या है, दोष है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में, जो कि मील का पत्थर साबित होता है हिंदी साहित्य के इतिहास में इनकी रचना। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी। इस ग्रंथ का प्रथम परिचय नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में जनवरी 1929 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले मिलता है। अब 1929 के मध्य में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल में बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा का प्रमुख स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 1905 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य से जुड़े, ये वही, और काशी नागरी प्रचारणी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई, ये भी तथ्य। तो ये शुक्ल जी के इतिहास के बारे में है। अब 1940 में शुक्ल जी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ का पुनः प्रकाशन संशोधित एवं परिवर्तित होगा शायद। आचार्य शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति पर फ्रेंच विद्वान टेन का अनुसरण करते हुए इतिहास लेखन का कार्य किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति काम में ली, अर्थात उन्होंने काल विभाजन करके प्रत्येक काल के 2 नाम बताए। जैसे उन्होंने लिखा है आदिकाल को वीरगाथा, मध्यकाल में लिखे हैं ना, तो मध्यकाल को लिखे हैं वो भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को लिखे हैं वो रीतिकाल, तो यही है दोहरे नामकरण। आचार्य शुक्ल देखिए यही है ना, ब्रैकेट लगा लीजिए चाहे तो। आगे पीछे देख लीजिएगा। ये आदिकाल को वीरगाथा काल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को गद्य काल। ये समय है 1050 से 1375, 1375, 1700 से 1900,
थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ये, लेकिन ठीक है 1050 से, हाँ ठीक है 1050 से 1375 ठीक है। विशेष आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल को 2 भागों में विभक्त किया है, अपभ्रंश या प्राकृताभास काल 1050 1200 विक्रमी संवत। ये है अपभ्रंश और वीरगाथा काल के बारे में, तो इसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ऊपर देखिए, फिर आचार्य शुक्ल ने प्रथम कालखंड को वीरगाथा काल, देखिए अब देखिए ये वीरगाथा काल क्यों बोले, इसके लिए प्रमाणिक ग्रंथों के बारे में बताए हैं कुछ। देखिए खुमार रासो, परमार रासो, बीसल देव, विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, पृथ्वीजा रासो, कीर्तिरता, कीर्ति पताका, पदावली, जय मयंक, जस चंद्रिका, जय चंद, जस क्या है, जय चंद प्रकाश भट्ट केदार, ये जो लेखक भी उनका भी है, देख लीजिएगा। अमीर खुसरो की पहेलियां, मुकरिया अमीर खुसरो, ये सब क्या है, रचनाकार साहित्यिक ग्रंथ। तो अब देखिए ये 12 ग्रंथ का आधार बनाया। अब देखिए की हवी जो है, ये की हवी यानी कि कृतिलता और कृति पताका और हम्बीर रासो और ये विजयपाल रासो शायद, हाँ तो ये क्या है, अपभ्रंश की कोटि में है ये, हाँ ठीक। शेष 8 रचनाओं को देश भाषा में रखा गया। 12 में जस मयंक, जस चंद्रिका, जस प्रकाश अनुपलब्ध है। इनका उल्लेख बीकानेर के कवि दयाल दास खींची रचित राठौड़ा ख्यात रचना में मिलता है। आचार्य शुक्ल ने 1000 कवियों को, अब देखिए इसमें है ना, इस ग्रंथों के एक इतिहासकार की तरह न करके समालोचक दृष्टि से की है, तो ठीक है। अब वे धन्यवाद को देखिए अपने अनुवाद में लिखते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रार्थन में या उसके कहिए विषय, उसमें अनुक्रमणिका में। वे धन्यवाद को आजकल एक बदमाशी समझते हैं, या कथन शुक्ल जी ने केदारनाथ पाठक के संबंध में वो लिखते हैं ना, तो वो अपने शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिनके मतलब पुस्तकों से या जिनसे मदद मिला उन्हें। अपने ग्रंथ में शुक्ल जी दास शब्द का प्रयोग भिखारी दास जी के लिए किए हैं। कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से लिया है, ये बोल रहे हैं कौन, शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का व्यवस्थित एवं सम्यक आरंभ मिश्र बंधु विनोद से होता है। कौन बोला है, रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए शुक्ल जी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अब कौन सा है, ये रश्मि मानसा आलोचनात्मक ग्रंथ, भ्रमर सात का संपादक, चिंतामणि निबंध संग्रह भाग 4 में है, और जैसी तुलसी सूरदास पर त्रिवेणी नाम से संबंधित पुस्तक पद्मावत 57 खंडों में नामकरण किया। तो ये हो गया कुछ उनका जो महत्वपूर्ण था। अब देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के बारे में, साहित्यिक ग्रंथ कौन सा है, इनके पहले एक है ना 1900 ये रुके बता रहे हैं, हाँ 1931 ईस्वी में रमाशंकर शुक्ल रसाल जी भी लिखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, एक पुस्तक, उसके बारे में भी देख लीजिएगा आप लोग। ये है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, वो 1931 में था। तो इस ग्रंथ में काल विभाजन करते हुए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी के प्रथम कालखंड को संधि या चारण काल कहा। राम कुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन, देखिए संधि काल और चारण काल, फिर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, प्रश्न यहीं से आते हैं। ये विक्रमी संवत में है, विक्रमी संवत में से 57 घटाएंगे तो मिल जाएगा ईस्वी। तो 750 से 1000 विक्रमी संवत, 1000 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900। ये देखिए शुक्ल जी का ही एकदम हूबहू है, केवल कहां तक, ये थोड़ा सा दोनों का ऊपर याद करना होगा, 750 से 1000 ईस्वी और 1000 ईस्वी से 1375 विक्रमी संवत, बाकी तो शुक्ल जी वाला है। देखिए स्वयंभू को पहला कवि माने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद करिएगा, स्वयंभू को पहला कवि माने। देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, प्रकाशन देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, कहीं 53 मिलता है लेकिन 52। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास लेखन में समाज शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किया है, ठीक है। वो कहते हैं मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, ऐसा करते निबंध भी है, तो वो मनुष्यता को वो देते हैं। फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद किया गया काल विभाजन, देखिए 1000 से 1400, 1400 से 1600 ईस्वी में, 1600 से 1800, 1800 से 1952, एकदम सीधा सा याद हो जाएगा। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र ने स्वयं का कोई साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन नहीं किया, केवल वे पुस्तक के रूप में सभी प्रमुख साहित्यकारों का सार एकत्रित किया है। अब देखिए डॉक्टर नगेंद्र काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 खंड में से 3 खंडों का संपादन किया है। देखिए रीतिकाल भाग 6, रीतिबद्ध, उत्कर्ष काल काव्य 15 जो लिखा हुआ है, भाग 15 आंतर भारतीय हिंदी साहित्य महापंडित राहुल संकीर्तन के साथ मिलकर,
इस ग्रंथ के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका ये है ना। तो 16वां खंड हिंदी साहित्य के लोक साहित्य, ये डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय राहुल संकृत्यायन ये संपादक हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में हो गया। अब देखिए नामकरण इनका क्या था। आदिकाल 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के तक के मध्य, और 14वीं शताब्दी मध्य 13 से 17वीं शताब्दी के मध्य। अब रीतिकाल, रीतिकाल क्या है, ये 13वीं है क्या रीतिकाल, नहीं नहीं 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी तक होगा। अब देखिए आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, वही समझिए। तो नगेंद्र जी के। अब आधुनिक काल का विभाजन, अब आधुनिक काल का विभाजन कैसे है देखिए। पुनर्जागरण काल, ये भारतीय 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी युग को कहे हैं वो, ठीक है। छायावाद, फिर छायावादोत्तर, छायावादोत्तर, प्रगति प्रयोग काल, ये सब देखिए एकदम नोट कर लीजिएगा, आप लोग लिखिए, क्योंकि बस केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। हिंदी देखिए, अब कुछ प्रमुख है, ये किताब है हिंदी कोविदन रत्नमाला श्याम सुंदर दास, ये प्रमुख है। ए स्केच ऑफ लिटरेचर एडविन ग्रिप्स, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए जो लिख कर महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन देखिए ये हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, ये HEK क्या है, FEK, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ये है आपका, ये है संवेदना यानी 1986। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास देखिए, है ना, ये शायद 96 में है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। इसके अतिरिक्त भी कुछ तथ्य हैं, आप चाहें तो दृष्टि के नोट्स जो हैं उसमें देखिए, या गोविंद पांडे की पुस्तक है आपके पास उसमें देखिए। शिव सिंह सरोज को उन्होंने वित्त संग्रह कहा, कौन, शुक्ल जी की बात है यहाँ, शुक्ल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नार्दन, ये नहीं रहेगा, नार्दन हिंदुस्तान को बड़ा कवि वृत्त संग्रह, और मिश्रबंधु विनोद को बड़ा या बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड, ऐसे भी इसमें आता है सब। तो ये हो गया आपका, ये जितना भी था काल विभाजन एवं नामकरण से। अभी देखिए अब हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब पढ़ाएंगे, तो उसमें नामकरण में चर्चा करेंगे, क्यों नामकरण के बारे में, आदिकाल को ये नाम क्यों दिया गया, इसमें जो महत्वपूर्ण मत है उसे भी बताएंगे। लेकिन जो एक वीडियो था इसमें जितना बताया जा सकता था पूरा प्रयास किया मैं, कि आप लोगों को अधिक से अधिक जो होता है ना कि कम समय में अधिक चीजें प्रदान करने की कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि अधिक बोझिल बनाना कोई मतलब नहीं है, अधिक बना देंगे तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं, और इतने ही तथ्य लगभग हमारे हिसाब से तो काफी है। अगर आप इसे ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कठिनाई नहीं आएगी। देखिए इसमें काल विभाजन है, समय है, और दिया है ना पूरा व्यवस्थित तरीके से, तो आप इसे नोट्स बनाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक करिए। देखिए लाइक करने के लिए मैं बोलता नहीं, लाइक और कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी पहला व्यक्ति आता है हमारे वीडियो को देखता है तो क्या समझ में आएगा, लाइक और कमेंट देखेगा वो, तब उसे भरोसा होगा ये कैसा है, कैसा पढ़ाता है। तो ये सब देखिए तथ्य जो है वो बहुत बोझिल तो नहीं है, लेकिन जो जरूरी चीज है केवल उसी को मैं शामिल किया हूँ। ढेर मतलब अधिक लंबा वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य हमारा नहीं है, कम समय में अधिक। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे और आदिकाल पे चर्चा करेंगे, और इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सब हम MCQ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न करा देंगे आपको। आप निश्चिंत रहिए, आप अपने तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से करिए। अगर कोई भी समस्या होती है आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करिए क्या समस्या है, तो हमारे हिस्टोरिका परिवार की तरफ से आपको वहां पर समाधान दिया जाएगा। तो ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप लोग निरंतर आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।